दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की 277 नंबर की क्लास हम लोग अटेंड करने चल रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास विषय को कवर किया, आगे के 80 लेक्चर में संविधान को कवर किया और 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, इस कदर अगर आप देखेंगे तो आज हमारी 47 नंबर की क्लास है, 47वीं क्लास है जो हम ज्योग्राफी की अटेंड कर रहे हैं। ज्योग्राफी में भी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, होता क्या है ना कि जो चीज़ें आपको समझ आती हैं वो चीज़ें तो आप बड़े मन से पढ़ते हो, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती वो आप देखना पसंद नहीं करते हो। लेकिन एक बात क्लियर कट याद रखिए कि जो आपको नहीं पसंद आता एक्चुअली में वही पॉइंट कमज़ोर होता है, और जब कभी उस पॉइंट से सवाल पूछे जाते परीक्षा में तब जो है आप फेल हो जाते। ठीक है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं उस टॉपिक को तो फिर कैसे आपको पता होगा। इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी में पिछले 4-5 लेक्चर सीरीज जो चल रही है ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट होने की वजह से थोड़ा सा कम बच्चे इसे देखना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है ना, जब मैं कोई विषय पढ़ाता हूँ ना तो कंप्लीट पढ़ाता हूँ, अधूरा नहीं। जैसे 150 लेक्चर में अगर आपको इतिहास पढ़ाया ना, आप ढूंढ के बताना कि ऐसा कोई भी टॉपिक, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मिडावल हो, चाहे मॉडर्न हो, ऐसा एक सिंगल टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिस पर हम लोगों ने चर्चा न किया हो। ठीक है, एक एक टॉपिक ढूंढ ढूंढ के दोस्तों हमने चर्चा किया है, कहीं भी एक पॉइंट भी मिस नहीं किया। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पर मैंने आपको सवाल न दिए हो, आपको न पढ़ाया गया हो। तो दोस्तों डिटेल में पढ़ना तो ही हम हमारे साथ आइए, स्टडी 91 पर आइए, वरना फिर और बहुत सारे चैनल हैं, आप हर जगह से पढ़ ही रहे होंगे और आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मेरा अपना मानना है कि मैं तो आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा, जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे उनको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में जो आज की क्लास है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों घास के मैदान के बारे में। ये टॉपिक ऐसा नहीं था, ये टॉपिक थोड़ा सा और अलग टाइप का था, मैंने उसे अपने भाषा में बता दिया दोस्तों कि आज घास के। पिछली क्लास की बात करेंगे तो हमने स्टेपी के बारे में पढ़ा था, स्टेपी से संबंधित बहुत सारे सवाल के बारे में चर्चा किया था, और आज घास के मैदान। एक्चुअली घास के मैदान में कभी कभी दोस्तों इसके स्थान पर एक शब्द देता भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश। भूमध्य सागरीय तुल्य मतलब, भूमध्य सागर तुल्य मतलब समानता। जिस तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश या क्षेत्र में विशेषताएं पाई जाती हैं जलवायु की, उस तरह की कुछ विशेषताएं दोस्तों ये घास के मैदानों से संबंधित हैं। तो इसके बारे में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ये सभी के सभी सवाल भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों को देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए हैं, आप चाहे तो यहाँ से इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा प्रचार प्रसार पे ध्यान नहीं देता, सीधे अपने मुद्दे की बात करता हूं ताकि आपका कोई समय जाया ना जाए। ठीक है, याद रखेंगे आज। अच्छा, 277वें लेक्चर यानी 47 जो लेक्चर है, अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो 8281 से लेकर 8310। ठीक है, ऑन क्लास हम लोग 8300 सवाल पढ़ चुके हैं। 8300 सवाल मायने रखता है। ठीक है, जुड़ेंगे तो मजा आएगा। चलिए पहला सवाल क्या दे रहा है कि किस कारण शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश की मुख्य वनस्पति क्या है दोस्तों? घास है। ये किस कारण है? अच्छा, मेरी अपनी क्लास की खासियत है ना, मैं आपको ना कुछ ऐसी ट्रिक देता हूँ, छोटी छोटी बातें करता हूँ कि आपको याद हो। जैसे ही सवाल है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। एक बात बताओ, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा नहीं हो रही। क्या हो रहा है दोस्तों? जहां वर्षा हो ही नहीं रही है। सर जहां वर्षा नहीं होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो तो मरुस्थली क्षेत्र हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वह कैसा होगा? वो मरुस्थली क्षेत्र हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वर्षा हो ही नहीं रही है। जब वर्षा नहीं होगा तो वनस्पतियां नहीं होंगी। कोई रटने की बात है क्या इसमें? एक बात तो कंफर्म हो गया ना। चलिए ये बात तो सही है। चलिए अब दूसरा सवाल मेरा सुनिए, दूसरा सवाल क्या कहता हूं। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए जहां कोई ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। नहीं नहीं, याद रखिए मैंने क्या शब्द दिया? कम। ठीक है, और एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। वर्षा मतलब क्या होती है? अधिक होती है। तो जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा वो तो क्या होगा दोस्तों? वहां सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? वहां सदाबहार वन कहिए, वहां पर्णपाती वन कहिए। ठीक है, इस तरह के वन मिलेंगे, इस तरह के क्षेत्र मिलेंगे। क्योंकि भाई खूब वर्षा होती है तो भाई जितना ज्यादा वर्षा उतना सघन वन। मैं कुछ अलग से बता रहा हूं क्या?
भाई जहाँ खूब बारिश होगा वहाँ खूब सारी वनस्पतियाँ तो होंगी ना, और जहाँ कम वर्षा होगा वहाँ क्या वनस्पतियाँ छोटी छोटी होंगी, घास के मैदान होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कम वर्षा का क्षेत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, वहाँ घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित होते हैं? घास के मैदान। घास के मैदान भी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कम पानी की वजह से ये छोटे छोटे रह जाते हैं। अगर ज्यादा पानी मिलता तो ये भी बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे और भी वनस्पतियां उगती। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए सवाल पढ़िए क्या है, करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश की मुख्य वनस्पति घास क्यों है? वर्षा की कमी के कारण। अगर वर्षा ज्यादा होती तो सदाबहार वन इस क्षेत्र में पाए जाते, न कि घास पाया जाता। समझ में आ रहा है ना? तो क्या कारण है? अगर इसके पीछे सवाल उत्तर आपसे जानना चाहे कि किस कारण, तो क्या बताएंगे दोस्तों? वर्षा की कमी के कारण। वर्षा की कमी के कारण। आप कह दीजिए कि आपको रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैं इस तरह से आसान करके पढ़ाता हूं ना कि क्लास में ही आपको सारे सवाल याद हो जाएं। अगला सवाल पढ़िए, करा है महाद्वीप शीतोष्ण महाद्वीपीय। शीतोष्ण मतलब क्या हो गया? शीतोष्ण का मतलब हो गया शीत प्लस उष्ण। शीत मतलब क्या हो गया? शीत मतलब हो गया ठंडी जलवायु, उष्ण मतलब हो गया गर्म जलवायु। ठीक है, तो याद रखिएगा एक ऐसी जलवायु क्षेत्र है, एक ऐसा जलवायु क्षेत्र है जहां शीत यानी क्या ठंडी और उष्ण यानी गर्म, ये दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हमने क्या कहा? शीतोष्ण नाम दिया। ठीक है, शीतोष्ण। करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश के मैदानों को यूरेशिया में क्या कहा जाता है? यूरेशिया का मतलब क्या हो गया? यूरेशिया का मतलब हो गया सीधे सीधे यूरोप धन एशिया। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो यूरोप और एशिया के बीच वाला पड़ता है उसे हम कहते हैं यूरेशिया। और यूरेशिया में ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी। सर ये हम भूल जाएंगे, मैं आपको याद करा रहा हूं। देखिए यूरोप और एशिया तो आपको याद रहेगा ना, तभी यूरेशिया कर रहा है। परीक्षा में क्या पूछ सकता है? चाहे यूरेशिया पूछेगा चाहे यूरोप और एशिया कहेगा, यही कहेगा ना। दोनों को टेप से जोड़ दीजिए। क्या करिए? दोनों को एक टेप से क्या करिए? जोड़ दीजिए। टेप जानते हैं ना? ठीक है, चिपकाने के लिए आता है ना, तो यूरोप और एशिया को चिपका दीजिए, तो उत्तर क्या बन गया? टेप से स्टेपी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा हाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। आसान है भाई, कठिन नहीं है। आप मुस्कुरा के खाली पढ़ते चलिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों इन्हें प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। किसे नाम जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी जो क्षेत्र दोस्तों ये गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये जो प्रेयरी क्षेत्र है यह गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसे ब्रेड की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ब्रेड की टोकरी भी कहा जाता है। जस्ट जो है कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि ये जो घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है इसे क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, प्रेयरी ये जो क्षेत्र है ये जो है गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है, और इसे इसीलिए क्या कहा जाता है? ब्रेड की टोकरी भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे जो घास का मैदान, अच्छा ये याद रखेगा शीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाने वाला। ठीक है, यानी ऐसे क्षेत्र की में पाए जाने वाले घास हैं जहां पर शीत और उष्ण दोनों की विशेषता पाई जाती है। तो शीतोष्ण क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे और भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, यही तो हमें आज की क्लास में सीखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? आप रिवाइज भी करते चलिए। अभी तक हमने पढ़ा था यूरेशिया में क्या कहा जाता है, तो आपने कहा यूरेशिया में यूरोप और एशिया को जोड़ दिया जाए तो यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो आपने पढ़ा उत्तरी अमेरिका में तो फेमस है सर, इसे कहा जाता है प्रेयरी। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ेंगे दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी अफ्रीका। अच्छा आपने सुना है ना, एक मिनट के लिए कुछ दूसरी बात करने वाला हूं मैं। अफ्रीका के बारे में सुना होगा कि जो अफ्रीका का कुछ हिस्सा टूट रहा है, मैंने इस पर वीडियोस भी बनाए हैं। ठीक है, टूट कर अलग हो रहा है, तो एक काम करते हैं ना, वेल्डिंग से जोड़ देते हैं। वेल्डिंग जानते हैं ना, लोहे वगैरह को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का काम किया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका को याद रखेगा दोस्तों, यहां क्या कहा जाता है? वेल्डिंग से वेल्ड याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? वेल्ड याद रखेगा। यहां पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, फिर से पढ़िए। यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, और दक्षिण अमेरिका नहीं अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा,
अमेरिका नहीं पूछ रहा, अफ्रीका है ये, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पंपास कंपास इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, अभी आगे आएगा। ये अफ्रीका की बात कर रहा है। और दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड मतलब वेल्डिंग से जोड़ दीजिए, क्योंकि अफ्रीका टूट रहा है। बात समझ में आ गई ना, इस तरह से आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, सब आसपास के क्षेत्र हैं वहां। अच्छा ऑस्ट्रेलिया अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कहां नजर आता है आपको। मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जब कभी ग्लोब या मानचित्र में आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो कहां नजर आता है। सर भारत से यूं दक्षिण की तरफ देखेंगे, दक्षिण में कहां, दक्षिण पूरब की तरफ देखेंगे तब। भाई अगर एकदम जैसे पूरब की तरफ आते जाएंगे तो इंडोनेशिया वगैरह आ जाएगा, इंडोनेशिया से ठीक नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, न्यूजीलैंड मिल जाएगा ना, तस्मान सागर मिल जाएगा ना, ये सब चीजें आप देखे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों डाउन की तरफ अगर मैं एक मैप बना दूं, अगर ऐसे मान लीजिए इसको समझिए वर्ल्ड मैप है, तो ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन यहां नीचे, ठीक है, इस साइड में इस साइड में राइट साइड में, यहां पर क्या नीचे की तरफ है, तो नीचे मतलब डाउन, डाउन मतलब डाउन्स, याद रखेंगे दोस्तों। डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन्स हो जाएगा। और डाउन्स कहां कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूरेशिया में क्या कहा जाता है। देखिए जितना रिवाइज करेंगे उतना मजा आएगा। यूरेशिया में यूरोप और एशिया को टेप से जोड़ दिया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में कैसे, मान लीजिए सर ये प्रेयरी भूल गया, तब प्रेयरी भूल गया तो प्रेयर याद रखिए, ठीक है। अमेरिका दोस्तों सबसे महान देश, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता तो प्रेयर करें लोग, प्रार्थना करें लोग, ठीक है। इस तरह से प्रेयर से प्रेयर ही याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका जो कि टूट रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में हमने क्या कर लिया, वेल्ड कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में से क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन डाउन की तरफ, इसलिए डाउन से याद रखा, ठीक है। और आ गया जी, करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास के मैदानों को हंगरी में क्या कहा जाता है। हंगरी दोस्तों ये स्पेशली यूरोप का एक देश है और इसकी जो राजधानी है ये क्या है पता है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्या है दोस्तों, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। तो वहां हंगरी में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, हंगरी में इसे कहा जाता है पुछताज। क्या कहते हैं दोस्तों, पुछताज, पुछताज। कहीं पे पुछताज मिलेगा, कहीं पे पुछताज मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। पुछताज पुछताज दोनों याद रखेगा। ये हंगरी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुछताज कहा जाता है, हंगरी में याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। यूरोप में स्थित एक देश है, हालांकि यूरेशिया वाले बेल्ट में दोस्तों जो घास के मैदान मिलते हैं उनको तो हम स्टेपी कहते हैं, लेकिन स्पेशली हंगरी में जो मिलता है उसे हम पुछताज कहते हैं, ठीक, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश के मैदानों को अर्जेंटीना और उरुग्वे में क्या कहा जाता है। देखिए अर्जेंटीना और उरुग्वे जो देश है ये आपके कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, ठीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों कहां स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में इसे, आपने सुना होगा अर्जेंटीना, टीना पास, टीना डाबी आईएएस बनी थी, तो टीना पास, पास से याद रखेगा पंपास, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जबकि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका से हर कोई डरता है, आपने ऐसा पढ़ा और वहीं से स्टार्ट किया प्रेयर, तो प्रेयर से याद किया प्रेयरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों कई सारे मैदान हैं, ठीक है। जैसे पंपास है वैसे ही कंपास भी होता है, वैसे ही सेल्वास भी होता है, तो परेशान मत होइएगा। स्पेशली अर्जेंटीना और उरुग्वे का जो क्षेत्र है वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पंपास कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास के मैदानों को न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है। न्यूजीलैंड से पहले दोस्तों आपने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या थी दोस्तों, सबसे नीचे थी, तो डाउन्स कर दिया था। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में कहा जाता है इन घास के मैदानों को कैंटबरी। क्या कहते हैं दोस्तों, आप कैडबरी मत पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ लीजिए कैडबरी, ठीक है। कैडबरी का नाम कौन नहीं जानता है, चॉकलेट भाई कैडबरी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड याद रखेंगे। न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है, घास के मैदानों को कैडबरी कहा जाता है, कैंटबरी कहा जाता है। आप कैडबरी याद कर लीजिए, उसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली ये न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। कर अच्छा राजधानी कहाँ, वेलिंगटन राजधानी है, ध्यान देंगे। करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश के मैदानों को रूस में क्या कहा जाता है। स्पेशली दोस्तों कहां पर, रूस। रूस जो क्षेत्र है अलग ही क्षेत्र है, हालांकि आप इसे यूरोप वाले में रख सकते हैं, लेकिन बड़ा बढ़िया इसका नाम है रूस में दोस्तों। इसे कहा जाता है, आपने खाया भी होगा, मंचूरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंचूरियन। अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर ये घास के मैदान उदान हमको आता है। अरे नहीं,
स्टडी 91 पर आएंगे ना तो हमेशा मैं आपको कुछ नया ढूंढ के देता हूँ। मुझे पता है आप क्या नहीं पढ़े थे। आप नहीं पढ़े थे किसके बारे में, इस मंचूरियन के बारे में। आप नहीं पढ़े थे कैडबरी के बारे में ना, कैंटबरी के बारे में। देखिए कैडबरी बोल रहा हूँ आपके लिए, होता क्या कैंटबरी मुझे पता है, बट कैडबरी बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप नहीं पढ़े थे पुस्ताज के बारे में, जनरली लोग नहीं ध्यान दिलाते हैं, तो इस तरह की चीजें भी याद रखेंगे। क्या कहा जाता है, मंचूरियन कहा जाता है। कहां पर, रूस में इसे क्या नाम दिया जाता है, मंचूरियन कहा जाता है, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल कह रहा है गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है। गर्म शीतोष्ण की बात कर रहा है, गर्म शीतोष्ण और पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों कि जितने भी महाद्वीप हैं उसका जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वहां पर ज्यादातर हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। हर जगह नहीं, पश्चिम में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा महाद्वीप ही पश्चिम में मरुस्थल है, ऐसा नहीं। स्पेशली उनका एक बेल्ट होता है, ठीक है। कह रहा पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में से किन अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। ये जो गर्म शीतोष्ण वाले पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो इनका विस्तार दोस्तों कर्क रेखा के और उत्तर में जाने में मिलेगा। कहां पर, दोनों गोलार्ध में। जैसे ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो कर्क रेखा के बाद, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो मकर रेखा के बाद। कर्क और मकर की बात करें तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसको पार करने के बाद 30 से लेकर 45 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य क्या पाया जाता है दोस्तों, और दोनों गोलार्धों में, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें या फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दोनों गोलार्ध में इसी के आसपास क्या विकसित है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में यह गर्म शीतोष्ण पश्चिम तटीय प्रदेश विकसित है दोस्तों। इसके बारे में जानिए, ठीक है। अच्छा, होता यहां पर क्या है, क्यों ये भाग इंपॉर्टेंट है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सवाल दे रहा है कि गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के किन तटों पर पाए। देखो बेवकूफ बना रहा है, यहां लिखा है, क्या लिखा है, पश्चिमी तटीय प्रदेश, और यहां पूछ रहा है कि किस वाले तट पर पाया जाता है। क्या बेवकूफ समझ के रखे हो क्या, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहां पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे पश्चिमी तट पर। अरे भाई पश्चिमी तट पर न पाया जाता तो इसके नाम में ये पश्चिमी तटीय प्रदेश क्यों लगता, आप समझिए बात को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बेवकूफ बनाने वाला सवाल है। कई बार सवाल इतने आसान होते हैं ना, उत्तर उसी में छिपा होता है, ठीक है। लेकिन जो है बच्चा समझता कुछ अलग पूछ रहा है, नहीं अलग कुछ नहीं होता, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है किस जलवायु प्रदेश को भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय तुल्य मतलब होता है समान, ठीक है। तुल्य क्या है दोस्तों, तुल्य जो है समानता को दर्शाता है। तुल्य मतलब तुल्यता, तुल्यता मतलब समानता, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा है यहां पर। तो दोस्तों ये जो गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश है इसी का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश है। अब बच्चा कहा रे सर कब से आप हमको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, हम परेशान हो रहे थे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल निकल गया, ठीक है। पश्चिमी तटीय प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेगा एक स्कूल का नाम है, एक घर का नाम है, दोनों नाम आप याद रखेगा, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर का मूड किया, थोड़ा सा नाम ये वाला लिख दिया, बच्चा हैरान परेशान, दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और जब वो भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश की बात करता है, अरे इसमें बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश की खासियत है, यहाँ जो वनस्पतियां होती हैं इसमें खूब फल होते हैं, और जो फल होते हैं रसदार फल होते हैं, खूब रस भरा होता है उसमें, इसलिए दोस्तों इन्हें जाना जाता है। अभी पढ़ाऊंगा आगे, बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं परीक्षा में। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में न तो गर्मी बहुत अधिक होती है, न तो गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही जाड़े में बहुत अधिक ठंड होती है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो ये जो भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश आपने कहा, क्या कहा, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश जो है दोस्तों। अच्छा एक चीज और देखिएगा, देखिए इसका जो दूसरा नाम था उस नाम में दोस्तों गर्म लिखा था, क्या लिखा था, यहां लिखा था गर्म और यहां लिखा था शीतोष्ण। तो देखिए अब ये शीतोष्ण का मतलब ये दोस्तों जहां शीत और उष्ण दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाए, ये भले आगे गर्म लगा है, ठीक है। गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश का मतलब केवल आप मरुस्थल ना समझ जाइएगा, ठीक है। वो पश्चिमी तटीय मरुस्थलीय प्रदेश अलग होते हैं, ठीक है। यहां शीतोष्ण लिखा है इसलिए, और ये वाले जो हैं दोस्तों ये 30 से 45 डिग्री में विकसित हैं, उनका तो अलग ही विस्तार है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, कह रहा किस जलवायु प्रदेश का संबंध सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के फलस्वरूप दाब गठबंधों व पवन पेटियों के स्थानांतरण से। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पहले लगता था लोगों को कि सूर्य, देखिए यहां जो लिखा है शब्द सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, सही बात तो है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता ही नहीं,
कभी नहीं होता है। सूर्य एक जगह पर स्थिर है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काट रही, मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए ये एसी का रिमोट है, ये है सूरज। पृथ्वी हम लोग को लगता है ऐसे चक्कर काट रही है ना, एक बराबर। मान लीजिए पृथ्वी है तो हम लोग को लगता है ऐसे चक्कर काट रही है, गलत है, ऐसे नहीं चक्कर काट। अगर ऐसे चक्कर काटती ना तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर कभी उजाला होता ही नहीं। क्यों? सूर्य का प्रकाश ना उत्तरी ध्रुव की तरफ जा पाता ना दक्षिणी। ये जो पृथ्वी ऐसे चक्कर काटती, देखिए ऐसे काटती, ऐसे काटती है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों कि मान लीजिए ऐसे पृथ्वी एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है, जब ऐसे काटेगी तो मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव उजाला लग रहा है, उत्तरी ध्रुव अंधेरा है। जब ऐसे आ जाएगा तो उत्तरी ध्रुव उजाला आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी चक्कर ऐसे काटती, समझ रहे हैं ना बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो दोस्तों सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता, ये पृथ्वी के मूवमेंट के कारण महसूस होता है कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है। और मैक्सिमम कहां तक? तो केवल 23.5 डिग्री तक। ये कर्क और मकर का निर्धारण 23.5 पे क्यों किया गया? मैं आपसे कहूं कर्क रेखा 25 डिग्री पे क्यों नहीं है, 30 डिग्री पे क्यों नहीं? आप बताओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, जो कुछ है उसका साइंटिफिक रीजन है भाई। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सूर्य अधिकतम कितने डिग्री तक उत्तर की तरफ जा सकता है? एक्चुअली सूर्य तो स्थिर है, तो पृथ्वी दोस्तों अक्ष पर झुके कारण जब ये चक्कर लगाती है तो दोस्तों थोड़ा सा उत्तरायण दक्षिणायन होती, उसकी वजह से महसूस होता है। तो मैक्सिमम 23.5 डिग्री ही वो आंकड़ा है, इसी वजह से दोस्तों ऐसा होता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी वही है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों वो सूरज जो है हमें महसूस होता है कि 23.5 तक ही। अगर अक्षीय झुकाव 25 तक होता तो संभवतः ये कर्क रेखा मकर रेखा कहां हो जाता? 25 डिग्री पे होता। खैर वो अलग बात है, ठीक है। यहां कह रहा है किस जलवायु प्रदेश का संबंध है। हम किस जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़े? हम भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जवाब भी तो आपका ही है, ठीक है। हम भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तुल्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जवाब भी आपका ही है। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर दाब कटिबंध और पवन कटिबंधों की वजह से दोस्तों इस स्थान की विशेषता ऐसी पाई जाती है। और कैसी विशेषता है, जरा इसके बारे में चर्चा कीजिए। कह रहा गर्मी के दिनों में व्यापारिक पवन तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। गर्मी के दिनों में व्यापारिक पवन की पेटी किस ध्रुव की ओर खिसक जाती है, ठीक है। गर्मी के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी ध्रुव व्यापारिक पवनें जो होती हैं, उस कारण से दोस्तों ये पेटियां उत्तरी ध्रुव की तरफ खिसक जाती है, जिसके कारण भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। और ये कहां खिसक जाती है दोस्तों? याद रखेगा, यह उत्तरीय ध्रुवों की तरफ खिसक जाती है, उत्तरीय ध्रुवों की तरफ खिसक जाती है, खिसक जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना? बस इतना सा काम है। क्लास में ही दोस्तों सारी चीजें याद हो जाएं तो और ज्यादा बेहतर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो आपकी क्लास चली, कभी कभी दोस्तों थोड़ी बहुत लेट हो जाती क्लास, तो सुबह 10 बजे चली जाती, वरना दोस्तों सुबह 9:06 पे आपको ये जीएस की क्लास मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न ये तीनों पढ़ लिया है पूरा 150 लेक्चर में। संविधान पढ़ा है पूरा 80 लेक्चर में, और अभी ज्योग्राफी की क्लास चली रही, तो मैं बता नहीं सकता कि आगे और कितने लेक्चर आने वाले हैं, क्योंकि अब पूरा पढ़ाना है अपने को, बस इतनी सी बातें ध्यान में, ठीक है। हिंदी की क्लास दोस्तों रेगुलर चलती है रात को 8 बजे, ठीक है। 8 बजे ये हिंदी की क्लास रेगुलर चलती है। एक दोस्तों स्पेशल क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग ऊट पटांग की बातें करते हैं, जरूरी भी है, जीवन में कुछ नई बातें आप सीखेंगे तो मजा खूब आएगा, ठीक है। तो रात को 10 बजे आप मिलिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके लिए बहुत सारी क्लासेज वहां रखी हैं। अनटोल्ड स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, करा भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश में स्थल भाग से आने के कारण कौन सी पवनें शुष्क हो जाती, ठीक है। वो दोस्तों अच्छा आपने पढ़ा है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश है कहां पर? तो आपने पढ़ा, इसे कहते हैं गर्म शीतोष्ण पश्चिमी, गर्म, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब देखिए होता क्या है, व्यापारिक पवनें आती पूरब से, और वो स्थल भागों से होके जब तक वो पश्चिम में पहुंचती हैं, वो क्या हो जाती? शुष्क हो जाती। मान लीजिए हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेकर चली हो, नमी लेकर चली हो, और बहुत दूर तक उन्हें सफर करना हो, तो आर्द्रता कब तक उनके साथ होगी? धीरे 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 वो आर्द्रता समाप्त हो जाएगी, ह्यूमिडिटी समाप्त हो जाएगी। आर्द्रता मतलब क्या है? नमी यार, हवाओं में नमी होता है ना, वो नमी कब तक जाएगी उनके साथ? दोस्तों जब ज्यादा चलना होगा तो धीरे धीरे नमी समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी बेल्ट में मरुस्थल पाए जाते हैं, या ज्यादा वर्षा न होने के कारण वहां पर क्या घास के मैदान विकसित है, यही कारण है, ठीक है।
तो लिख रहा दोस्तों कि घास का मैदान कर रहा हूँ यार, घास के मैदान तो पूरब साइड में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप पंपास, सिलवास का, इसका कंपास वंपास की बात करेंगे सब पूरब में आपको दिखेगा, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश की बात हो रही है, ये जो है विकसित हो जाता है। तो लिख रहा दोस्तों जिसके कारण वर्षा नहीं कर पाती भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश में स्थल भाग से आने के कारण कौन सी पवनें, यही व्यापारिक पवनें, ये व्यापारिक पवनें जो दोस्तों, व्यापारिक पवनें जो हैं ये क्या हो जाती हैं दोस्तों, शुष्क हो जाती हैं। और पश्चिम में जाते समय दोस्तों इनके पास आर्द्रता रही नहीं जाती, और रह नहीं जाती तो वर्षा कैसे करेंगे, जब नमी होगा वर्षा तो तभी होगी ना, तो वर्षा के लिए नमी बची नहीं रहती है। कह रहा जाड़े के दिनों में गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश किन पवनों के प्रभाव में आ जाता है, कौन से पवन के प्रभाव में आ जाता है। देखिए दो बातें याद रखेगा, अगर हम ठंडी के समय की बात करूं, ठीक है, देखिए पीछे एक सवाल यहां दिया भी था, यहां दिखा दूं आपको, यहां नीचे वाला देखिए, गर्मी के दिनों में व्यापारिक पवनों की पेटी उत्तरी ध्रुव की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाती है। और यहाँ क्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ जाड़े के दिनों में दे रहा है दोस्तों, ये तो ठंडी का दिन है, इसका सवाल अलग रखिए, पहले पीछे पढ़ी गर्मी के दिनों में, ठीक है। जब गर्मी का समय होता है तब ये किसके प्रभाव में आता है, तब यह व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है। जब ये ठंडी का समय होता है तब यह पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है, पछुआ किसके प्रभाव में आता है, तब यह पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि शीत पूछा है कि गर्मी पूछा है, मतलब ठंडी या गर्मी। अभी क्या पूछ रहा, अभी ठंडी पूछ रहा ना, जाड़े के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में, तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पछुआ पवन हो जाएगा। अगर सवाल गर्मी का किया होता तब हम जवाब क्या देते, तब हम जवाब देते व्यापारिक पवन, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश में कौन सी पवनें, वो कौन सी पवनें हैं जो समुद्र की ओर से आती हैं और वर्षा लाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखिए व्यापारिक पवन तो वर्षा लाती है, अभी पीछे आपने क्या पढ़ा कि गर्मी का समय, एक तो गर्मी का समय है। अब गर्मी के समय दोस्तों ये जो व्यापारिक पवनें चलती हैं ये पश्चिम में आते आते दोस्तों क्या हो जाती, शुष्क हो जाती, पश्चिमी तटीय प्रदेश में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती हैं, ये शुष्क हो जाती हैं, और शुष्क होने के कारण वर्षा हो नहीं पाती। जबकि दोस्तों ठंडी के समय में जो पछुआ पवनें चलती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, वो पछुआ पवनें वो वर्षा लाती हैं, ठीक है। तो पछुआ पवनें जो चलती हैं, और ये पवनें कब चलती हैं दोस्तों, तो शीत के समय में चलती हैं, और यही दोस्तों अपने साथ आर्द्रता लेकर आती हैं। क्यों आर्द्रता लेकर आती हैं, चल कहां से रही हैं, समुद्र की तरफ से चल रही ना, जब समुद्र से चलेंगी तो अपने साथ नमी उठा लेंगी, नमी उठा लेंगी तो वर्षा करेंगी। बात समझ में आ रहा, तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पछुआ पवनें आपका जवाब हो जाएगा। और ठंडी के समय में दोस्तों वर्षा होती है, गर्मी के समय में नहीं, गर्मी के समय में तो व्यापारिक पवनें चलती हैं और वो शुष्क होती हैं। भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश में गर्मी का तापमान दोस्तों कितना रहता है, दोनों बातें याद रखना है, गर्मी का तापमान और ठंडी का तापमान। तो सर क्या औसत बता दिए जाए, औसत बाद में बात करेंगे, पहले एक एक पढ़ लेते हैं दोस्तों। इस प्रदेश में आपने पढ़ा है कि इसे हम कहते हैं गर्म, पहले इसे कहते हैं क्या, गर्म, और एक शब्द यहां लिखते हैं हम लोग शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश, यही कहते हैं ना, पश्चिमी तटीय प्रदेश, ठीक है, ये कहते हैं। तो यहाँ एक शब्द लिखा है दोस्तों शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब क्या, शीत और उष्ण दोनों, मतलब ऐसा बेल्ट आपने पहले भी पढ़ा है कि ऐसा बेल्ट ना तो ज्यादा गर्मियों में गर्मी पड़ती है ना ही ज्यादा ठंडी में ठंडी पड़ती है। तो गर्मी में दोस्तों अगर आप हमारे भारत की बात करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर तो दोस्तों 47, 48, 49, 50 तक भाग रहा है, ठीक है। आगे हो सकता है हमें वो भी जीवन देखना पड़े अगर हम लोग सुधरेंगे नहीं, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, ज्यादा नगर बनाने की सोचेंगे, ज्यादा शहर, भाई हर कोई चाह रहा है कि भारत टोक्यो बन जाए, भारत मास्को बन जाए, भारत लंदन बन जाए, बना लो लंदन, काट दो पेड़ पौधे, फिर जूझना होगा 50-55 डिग्री, वो तो ठंडे प्रदेश हैं, वहां तो काम चल जाता है, यहाँ क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति नौबत ना आने दो, वरना फिर हम अपने ही जीवन काल में हम 55 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर देखने वाले हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख रहा दोस्तों शीतोष्ण, तो गर्मी में ज्यादा गर्मी तो पड़ेगी नहीं, तो दोस्तों यहाँ टेम्परेचर आता है जितना हमारे यहाँ उसका आधा, हमारे यहाँ 50, तो यहाँ होता है 25, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों ये क्या होता है, ये गर्मी के समय का टेम्परेचर है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कि भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्रों में जो जाड़े का समय होता है उस समय दोस्तों तापमान कितना चला जाता है, तो हमने कहा जाड़े के समय ज्यादा जाड़ा भी नहीं, हमारे यहाँ जाड़े में आ जाता है टेम्परेचर 5, 4, 3, दिल्ली का टेम्परेचर कितना आ जाता है, 2-3 तक आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे करिएगा दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस कहां पर दोस्तों, जाड़े के समय में, और 25 डिग्री सेल्सियस जाड़े के
समय में, और 25 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है गर्मी के समय में। ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, आपसे अगर औसत पूछ दे तो औसत मतलब होता है एवरेज, जोड़ जाड़ के सब एवरेज निकालना है। तो भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्र में या इस प्रदेश में औसत तापमान कितना रहता है, तो इन दोनों के बीच का एक आंकड़ा ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का बीच का आंकड़ा लेंगे तो लगभग आएगा 16 डिग्री सेल्सियस। पूरे साल का निकालेंगे तो दोस्तों औसतन यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, याद रखेंगे 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब 16 डिग्री तो दोस्तों आपके घर में अगर एसी होगा तो 16-17 पे चलता होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वो वाला टेम्परेचर दोस्तों मिलता है। ठीक है, ये इस भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्र में सर बड़ा बढ़िया टेम्परेचर होता ही है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती। सवाल क्या दे दिया दोस्तों, वार्षिक वर्षा कितनी होती है। देखिए जो आपने पीछे पढ़ा ना वो घास के मैदानों के बारे में, वहां वर्षा कम होती, इस वजह से घास के मैदान विकसित है। हम आज की क्लास में 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, घास के मैदान की टॉपिक अलग थी और ये भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्र की टॉपिक अलग है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों कितना 40 से डिग्री मत लगाइए, अब आदत पड़ गया ना एक्चुअली, जब से अक्षांश पढ़ाना शुरू किया तब से डिग्री लगाने की आदत पड़ गई। तो 40 से 60 सेंटीमीटर लिखिए। ओहो, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां याद रखेंगे 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास दोस्तों वर्षा होती है। ये मतलब काम चलाऊं वर्षा आप इसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम तो है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। कह रहा है किस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म मतलब क्या हो गया, देखिए घुमा फिरा के देना शुरू किया। ग्रीष्म काल मतलब हो गया गर्मी का समय, गर्मी का समय। कह रहा है ग्रीष्म काल में शुष्क व शीत काल में क्या चलती दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है, ग्रीष्म काल में कैसी हवाएं चलती, शुष्क। ठीक है, और शीतकाल में दोस्तों कैसी हवाएं चलती है, तो शीतकाल में आर्द्र हवाएं चलती है। ये दोस्तों किस क्षेत्र की विशेषता है, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा था, एक बार फिर से डिटेल में पढ़ा देता हूं। यह फिलहाल विशेषता है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश का, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश का। दोस्तों आपने पढ़ा कि गर्मी के समय में क्या चलता है दोस्तों, व्यापारिक पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। और व्यापारिक पवनें चलती हैं दोस्तों स्थल खंड से होकर बहती हैं। कहां से, स्थल से होकर बहती हैं। जब तक पश्चिम में जाती हैं ये शुष्क हो जाती हैं, वर्षा कर नहीं पाती। ठंडी के समय में क्या चलता है दोस्तों, ठंडी के समय में पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं। और जो पछुआ पवनें होती हैं ये समुद्र से होकर आती हैं। जाहिर सी बात है समुद्र से होकर आएंगी तो अपने साथ नमी लेकर आएंगी, ह्यूमिडिटी लेकर आएंगी, तो वर्षा कर देंगी। बात समझ में आ रहा है ना, इतनी सी बात है यहाँ पर, इससे ज्यादा नहीं कोई बात है। आगे बात समझ में, पीछे पढ़ाया वही तो बातें दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कह रहा भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती जाती है। कौन सी दिशा में जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो घटती जाती है। कहां से, पश्चिम से पूरब की तरफ, पूर्व की तरफ क्या होता है दोस्तों, घटती जाती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, सुनिएगा ध्यान से। देखिए जब पछुआ पवनें चलती हैं तो पश्चिम में तो वर्षा हो कर देती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पूरब की तरफ बहती हैं फिर वर्षा कर नहीं पाती। और उधर व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो पूरब से वर्षा करते आती है और पश्चिम तक आते आते समाप्त हो जाती। तो फिलहाल अगर आपसे इस क्षेत्र में पूछे कि वर्षा की मात्रा कम कहाँ होती तो ज्यादा होती दोस्तों, क्योंकि समुद्र से पानी उठा है, ह्यूमिडिटी उठी और वहीं वर्षा होते हुए चली जाती। तो पूरब की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे ये वर्षा कम होती जाती है। ये सवाल अपने आप में स्पेशल है, इसको दिमाग में बिठाइए, नहीं कंफ्यूजन के कारण आप आंसर गलत कर सकते हैं। अगला सवाल, शीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। कौन से प्रकार की दोस्तों, किस, जैसे चक्रवाती वर्षा होती है कि संवहनी वर्षा होती है, किस टाइप की वर्षा होती है, तो दोस्तों यह चक्रवाती वर्षा यहां पर होती है। कौन सी वर्षा होती है, यहां चक्रवाती वर्षा होती है। देखिए वर्षा के 3 प्रकार आपने पढ़ा है, एक संवहनी वर्षा पढ़ा है जो नॉर्मल हर जगह होता है, एक चक्रवाती वर्षा पढ़ा है जो चक्रवात के फलस्वरूप होता है, और एक पर्वतीय वर्षा पढ़ा है कि जब बादल पर्वतों से टकरा कर बरस देते हैं पर्वतीय वर्षा हो जाता है। 3 प्रकार आपने पढ़ा है। तो उसी में से दोस्तों जो चक्रवाती वर्षा है ये होता है कहां पर, इन भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेशों में, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है किस जलवायु प्रदेश में फलों पर आधारित उद्योग धंधों की पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। तो दोस्तों ये जो भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय
तुल्य प्रदेश जो है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर खूब ऐसे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं ना जो बहुत ज्यादा फलों से लदे होते हैं। इसी कारण दोस्तों इन वाले क्षेत्रों में खेती उती की अधिकता नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों रसदार फल पाए जाते हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है। तो ये सवाल आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेशों से फलों के अलावा और किन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों फल, या तो यहाँ पे फल होते हैं, और फल कैसे होते हैं दोस्तों, तो रसदार फल होते हैं। ठीक है, रसदार होते हैं, प्लस दोस्तों और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है मेवा। ठीक है, बहुतायत मात्रा में दोस्तों मेवा का उत्पादन भी होता है और उसका भी दोस्तों निर्यात किया जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है और परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश विश्वविख्यात है, किसके लिए दोस्तों विश्वविख्यात है, पढ़ा तो आपने पहली बार तो दोस्तों रसदार फलों के लिए, रसदार फलों के लिए इसके लिए विख्यात है। दूसरा दोस्तों किसके लिए, याद रखेंगे सूखा मेवा। ठीक है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में मेवा क्या किया जाता है दोस्तों, निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी दोस्तों विश्वविख्यात है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्र किस फल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे एक सवाल दे दिया, यहां लिख दिया किस फल के लिए, उस फल का नाम आप बताइए किस फल के लिए। तो अगर आसान भाषा में कहें तो कहेंगे दोस्तों रसदार फल। क्या कहेंगे दोस्तों, रसदार फल। लेकिन फिर तब तक बच्चों के दिमाग में आ गई बात कि सर रसदार फल मतलब कौन सा ऐसा फल है जिसमें रस बहुतायत मात्रा में मिलता है। अरे बहुत सारा है भाई, जैसे अंगूर। ठीक है, अंगूर में रस मिलता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अंगूर याद रखेगा, अंजीर। वैसे अंजीर तो आपने ज्यादातर सूखा देखा होगा, लेकिन ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों नारंगी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों नींबू याद रखेंगे, नींबू। ये सब का बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नाशपाती हो गया, आडू हो गया, नाशपाती हो गया। आडू जानते हैं कि नहीं, आडू। ठीक है, आलू की बात नहीं कर रहा, आलू फल नहीं होता है, मैं आडू की बात कर रहा हूं। आलू तना होता है, ध्यान दिया। आडू हो गया, या फिर सहतूत हो गया। ठीक है, या फिर एक और फल है दोस्तों, उसका नाम है अड्डानी। क्या नाम है ना, सॉरी अडानी कह रहे, खुबानी। याद किया था उसी से। ठीक है, खुबानी। ठीक है, ये ऐसे फल हैं जो स्पेशली भूमध्य सागरीय तुल्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रसदार फलों की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्र यूरोप के किस देश में दोस्तों स्थित है। क्या कुछ देश सर इसका बता सकते हैं कि कौन कौन सा देश यहाँ पर है। बहुत सारे देश हैं। आप जैसे यूरोप में दोस्तों पुर्तगाल का नाम आपने सुना होगा, वहां भी दोस्तों इस तरह का जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आपने दोस्तों स्पेन का नाम सुना होगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है ना, कंफर्म ना, तो याद रखेंगे वहां पाया जाता है। आप फ्रांस देख सकते हैं, फ्रांस में स्पेशली जो दक्षिणी फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, वहीं पे तो एफिल टावर है सीन नदी के किनारे, तो फ्रांस में पाए जाते हैं। और आप याद रख सकते हैं इटली में पाए जाते हैं। और आप याद रख सकते हैं यूगोस्लाविया का नाम आपने सुना होगा, यूगोस्लाविया में दोस्तों इस तरह के भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश पाए जाते हैं। आप और पढ़ सकते हैं ग्रीस का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ग्रीस में पाए जाते हैं। तो वे क्षेत्र हैं जो भूमध्य सागरीय तुल्य क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब बहुत सारी किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया है। धीरे धीरे दोस्तों किताबें अपडेट भी होती जाएंगी। कई बार आप देखते हैं कि सर ये किताबें बदल ही नहीं रही हैं, बहुत दिनों से यही किताबें हैं। देखिए बदल इसलिए नहीं रही हैं कि हम क्या करते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो ढेर सारे कंटेंट राइटर हायर करके बाहर से किताबें ले सकते हैं, उसको छाप के बेच सकते हैं। बट मेरा अपना मानना है ना, किताबें खुद से लिखो, 6 महीना लग जाए, ज़्यादा समय लग जाए चलेगा, लेकिन किताब पढ़ने के बाद ना बच्चों का दिल गदगद हो जाना चाहिए, मज़ा आ जाना चाहिए, इतना बेहतरीन किताब होनी चाहिए। उसीलिए दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये किताबें हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें डिलीवर होकर आपके घर तक जाती हैं, कोई डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, बहुत कम पैसे में किताबें आपके घर तक चली जाती है। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।